महान खगोलशास्त्री कार्ल सेगन ने कहा था, हम ब्रह्मांड के समझने का एक तरीका है। आज हम इंडियन एक्सप्रेस के एक लेख के आधार पर ब्रह्मांड की इसी शुरुआती कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब बिग बैंग से लेकर पहले तारों के जन्म तक। ये विषय आप जानते हैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काफी काम आ सकता है। और खैर साइंस में रुचि रखने वालों के लिए तो दिलचस्प है ही। तो चलिए समय में पीछे चलते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। और हमारी कहानी शुरू होती है 1964 की एक कह सकते हैं आकस्मिक खोज से। बेल लैब्स के दो इंजीनियर्स थे, अर्नो पेंजियास और रॉबर्ट विल्सन। वो एक नया माइक्रोवेव एंटेना लगा रहे थे और उन्हें लगातार एक धीमी सी आवाज सुनाई दे रही थी जो हटी नहीं रही थी। अच्छा, मतलब कोई बैकग्राउंड नॉइज जैसा? हाँ बिल्कुल। पहले तो उन्हें लगा कि शायद एंटीना पर बैठे कबूतरों की वजह से है। मजेदार बात है। हाँ, ये तो सुना है मैंने। लेकिन सारे कारण हटाने के बाद भी वो आवाज बनी रही। असल में उन्होंने अनजाने में खोज निकाला था कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, CMB जिसे कहते हैं। CMB, बिग बैंग का अवशेष। बिल्कुल। करीब 13.8 अरब साल पहले जो महाविस्फोट हुआ, बिग बैंग, उसके बाद बची हुई हल्की गर्मी या कहें विकिरण, वो धीमी आवाज वही थी। कमाल है। मतलब एक तकनीकी दिक्कत सुलझाते हुए इतनी बड़ी खोज। लेकिन ये भी तो था कि पास में ही प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में कोई टीम इसी की तलाश में थी, रॉबर्ट डिके। हाँ, बिल्कुल। रॉबर्ट डिके और उनकी टीम सैद्धांतिक तौर पर यह भविष्यवाणी कर चुकी थी कि ऐसी कोई विकिरण होनी चाहिए, और वो उसे खोजने के लिए मतलब उपकरण भी बना रहे थे। जब उन्हें पेंजियास और विल्सन की खोज का पता चला तो कहते हैं डिके ने बस इतना कहा, दोस्तों हमसे बाजी मार ली गई। ओह, तो नोबेल प्राइज फिर पेंजियास और विल्सन को मिला। हाँ, 1978 में उन्हें मिला। डिके की टीम को नहीं मिल पाया। खैर, ये CMB, ये हमें ब्रह्मांड की शुरुआत के बारे में क्या खास बताता है? ये शोर आ कहां से रहा था, मतलब कितने समय पहले से? हाँ, और ये बिग बैंग क्या था असल में? कई लोग सोचते हैं कि जैसे कोई बम फटा हो खाली जगह में। नहीं, ये एक आम गलतफहमी है। बिग बैंग कोई धमाका नहीं था जो अंतरिक्ष में हुआ। ये तो खुद अंतरिक्ष का ही विस्तार था, फैलाव था। शुरुआत एक बहुत ही ज्यादा गर्म और घने बिंदु से हुई। एक बिंदु से? हाँ, एक बिंदु से। और पहले कुछ मिनटों में ही प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बने, जिनसे हाइड्रोजन और हीलियम के नाभिक मतलब न्यूक्लियस तैयार हुए। लेकिन तब ब्रह्मांड इतना ज्यादा गर्म था, इतना ज्यादा कि इलेक्ट्रॉन इन नाभिकों से जुड़ ही नहीं सकते थे। तो मतलब परमाणु नहीं बने थे तब? नहीं, बिल्कुल नहीं। सब कुछ एक तरह के आयनित सूप जैसा था, प्लाज्मा कहते हैं जिसे। और इसमें प्रकाश के कण यानी फोटॉन वो फंस जाते थे, जैसे घने कोहरे में लाइट फंस जाती है वैसे ही। वो सीधा चल नहीं पाते थी। अच्छा, तो फिर ये CMB वाली रोशनी ये कब आजाद हुई और परमाणु कब बने फिर? तो बिग बैंग के लगभग 3,80,000 साल बाद ब्रह्मांड फैल रहा था, ठंडा हो रहा था। जब वो इतना ठंडा हो गया कि इलेक्ट्रॉन नाभिकों के साथ जुड़ सके, तब जाकर उदासीन परमाणु बने, मतलब न्यूट्रल एटम। 3,80,000 साल बाद? हाँ, इसी घटना को पुनर्संयोजन या रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। और जैसे ही परमाणु बने, वो जो फंसे हुए फोटॉन थे ना, वो आजाद हो गए। ब्रह्मांड अचानक पारदर्शी हो गया। और वही रोशनी आज CMB है? बिल्कुल, वही अरबों साल पुरानी रोशनी आज हम CMB के रूप में पकड़ते हैं। ये हमें उस शुरुआती ब्रह्मांड की, आप कह सकते हैं, सबसे पुरानी सीधी तस्वीर देती है। कमाल है। यानी हम सीधे बिग बैंग के लगभग 4 लाख साल बाद के ब्रह्मांड को देख पा रहे हैं। हाँ, लेकिन परमाणु बनने और फिर तारे बनने, इसमें भी तो वक्त लगा होगा। हाँ, बहुत वक्त। इसके बाद करोड़ों सालों तक का एक दौर आया जिसे कॉस्मिक डार्क एजेस कहते हैं, मतलब ब्रह्मांडीय अंधकार युग। अंधकार युग क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड पारदर्शी तो हो गया था, फोटॉन घूम रहे थे, लेकिन रोशनी पैदा करने वाले तारे या आकाशगंगाएं अभी बनी नहीं थीं। अंधेरा था। लेकिन अंधेरे में भी गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी, वो अपना काम कर रही थी। वो धीरे धीरे हाइड्रोजन और हीलियम गैस के बादलों को अपनी तरफ खींच रही थी, इकट्ठा कर रही थी। जहां गैस ज्यादा इकट्ठी हुई? हाँ, जहां गैस ज्यादा घनी हुई, वो बादल अपने ही वजन से अंदर की तरफ सिकुड़ने लगे। और इसी सिकुड़न से गर्मी बढ़ी होगी? बिल्कुल। सिकुड़ते सिकुड़ते वो गैस के गोले इतने ज्यादा घने और गर्म हो गए कि उनके एकदम सेंटर में
कोर में नाभिकीय संलयन शुरू हो गया, न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन। हाइड्रोजन के परमाणु जुड़कर हीलियम बनाने लगे और इस प्रोसेस में जबरदस्त ऊर्जा निकली, रोशनी निकली। और पहले तारे जल उठे। हाँ, पहले तारे जल उठे। इन्हें खगोलशास्त्री पॉपुलेशन 3 तारे कहते हैं। ये ब्रह्मांड के समझिए पहले नागरिक थे। पॉपुलेशन 3, ये नाम क्यों? ये बस एक वर्गीकरण है। पॉपुलेशन I आज के तारे हैं जिनमें भारी तत्व होते हैं। पॉपुलेशन 2 पुराने तारे हैं जिनमें कम भारी तत्व होते हैं। और पॉपुलेशन 3 वो सबसे पहले वाले जिनमें सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम थे। अच्छा, तो ये पॉपुलेशन 3 तारे, ये आज के सूरज जैसे तारों से कितने अलग थे? ओह, बहुत अलग। जैसा मैंने कहा, वो सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम से बने थे। उस समय तक कार्बन, ऑक्सीजन, लोहा जैसे भारी तत्व बने ही नहीं थे। और वो बहुत बहुत विशाल थे, शायद हमारे सूरज से सैकड़ों गुना ज्यादा बड़े। सैकड़ों गुना? हाँ, और इसी वजह से वो बहुत ज्यादा गर्म, बहुत चमकीले थे। लेकिन उनकी जिंदगी बहुत छोटी थी। कुछ ही लाख सालों में उनका सारा ईंधन, मतलब हाइड्रोजन, खत्म हो गया। और फिर वो भयानक सुपरनोवा धमाकों में फट गए। सुपरनोवा। और इन्हीं धमाकों ने फिर वो भारी तत्व बनाए जिनकी आप बात कर रही थी। बिल्कुल। ये सोचना ही कितना अद्भुत है ना, कि हमारे शरीर में जो लोहा है, सांस में जो ऑक्सीजन है, ये सब अरबों साल पहले उन पहले विशालकाय तारों के अंदर बना था। हाँ, ये तो। उनके मरने पर ही ये तत्व अंतरिक्ष में बिखरे और उन्हीं तत्वों से बाद में नए तारे बने, ग्रह बने और हम बने, जीवन संभव हुआ। यानी उन तारों का मरना जरूरी था हमारे बनने के लिए। हाँ, एक तरह से। और उन पहले तारों से जो तेज पराबैंगनी किरणें, यूवी रेडिएशन निकली, उन्होंने एक और बड़ा काम किया। वो क्या था? उन्होंने अपने आसपास जो उदासीन हाइड्रोजन गैस फैली हुई थी ना, उसे फिर से आयनित कर दिया। मतलब उसके इलेक्ट्रॉन्स फिर से अलग कर दिया। अच्छा, दोबारा? हाँ, दोबारा। इसे पुनः आयनीकरण या रीआयनाइजेशन कहते हैं। इसने एक तरह से ब्रह्मांड पे पड़ा पर्दा हटा दिया, जैसे सुबह का उजाला कोहरा हटाता है। और इसी के साथ वो कॉस्मिक डार्क एजेस खत्म हुए। तो ये एकदम से हुआ या धीरे धीरे? शायद धीरे धीरे हुआ, जैसे रोशनी के बुलबुले फैलते गए और पूरे ब्रह्मांड को आयनित कर दिया। तो क्या हमने इन पहले तारों को या उन शुरुआती आकाशगंगाओं को देखा है? देखिए, सीधे तौर पर उन पॉपुलेशन 3 तारों को देखना तो लगभग नामुमकिन है। वो बहुत दूर हैं और बहुत बहुत पहले थे। उनकी रोशनी हम तक आते आते बहुत धुंधली हो जाती है। लेकिन हबल टेलीस्कोप ने हमें शुरुआती आकाशगंगाओं की कुछ धुंधली झलकें दिखाई थीं। और अब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, JWST, वो तो और कमाल कर रहा है, सुना है? हाँ, JWST हमें और भी ज्यादा पीछे ले जा रहा है। वो ऐसी आकाशगंगाओं के संकेत देख रहा है जो शायद बिग बैंग के सिर्फ 30-40 करोड़ साल बाद भी बन गई थी। 30-40 करोड़ साल? ये तो ब्रह्मांड के बचपन की तस्वीरें हैं। बिल्कुल, हम वाकई ब्रह्मांड का बचपन देख रहे हैं। और ये सिर्फ मतलब जिज्ञासा शांत करने के लिए नहीं है। ये समझना हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है। ये बताता है कि हम जिन तत्वों से बने हैं वो कहाँ से आए, हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे वो कैसे बनी, और शायद ब्रह्मांड का भविष्य क्या होगा। ये सब जुड़ा हुआ है। हाँ, हर नई खोज हमें उस ब्रह्मांडीय प्रभात के और करीब ले जाती है जब पहली रोशनी जली थी। तो एक अनजाने में मिली रेडियो की धीमी आवाज से लेकर उन पहले महाकाय तारों के धमाकों तक हमने ब्रह्मांड के जन्म की एक इनक्रेडिबल कहानी की झलक देखी है। और JWST जैसी तकनीक हमें उस पहली सुबह के और नजदीक ले जा रही है। हाँ, और ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या भविष्य में हम कभी उन पहले तारों के सीधे अवशेष देख पाएंगे? वो कैसे दिखते होंगे? आज के तारों से कितने अलग होंगे? ये वो सवाल है, मुझे लगता है, जो हमें ब्रह्मांड के और गहरे रहस्यों को खोजने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। बिल्कुल। तो अगर ब्रह्मांड के इस शुरुआती सफर की ये चर्चा आपको ज्ञानवर्धक लगी तो इसे लाइक जरूर करें। और अगर आप ऐसे ही विषयों पर और गहराई से जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके कोई सवाल हों या कोई विचार हों तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। खासकर अगर आप UPSC या ऐसी किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये चर्चा आपके लिए उपयोगी हो सकती है।